साथियों नमस्कार। प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान करने के लिए बारीक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन कमेटी में अभी तक अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को सदस्य नहीं बनाया गया है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ श्रमयुक्त दर श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी से निवेदन किया गया था कि जो कमेटी है उसमें अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाए, साथ ही उनको अन्य राज्यों की तरह बेसभी सुविधाएं मिलना चाहिए जो अन्य राज्यों में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दी जा रही हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में स्थायीकरण योजना लाई गई थी, जिससे अब वहां के कर्मचारियों को बेसभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक नियमित कर्मचारी को दी जाती हैं। तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा इसके संबंध में 2 पत्र जारी किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखे गए हैं। दोनों ही पत्रों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ पत्र में लिखा गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रमयुक्त दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा पत्र के माध्यम से क्या निवेदन किया गया था, कितने कर्मचारी हैं जो स्थायीकरण के दायरे में आ रहे हैं, क्या उनका वेतनमान रहेगा, किस योजना के तहत उनको स्थायीकरण किया जाएगा, वर्तमान में उनको कितना वेतन दिया जा रहा है और अगर उनको स्थायीकरण किया जाता है तो कितना वेतन उनको मिलेगा, कितने वेतन का अंतर आ रहा है और कितना वित्तीय भार शासन के ऊपर आएगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको सभी प्रकार की जो जानकारी है अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं उस पत्र को जिसमें सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी से निवेदन किया गया था कि जो बारीक कमेटी है उसमें सदस्य बनाया जाए और किस विभाग के किस संगठन के पदाधिकारी को सदस्य बनाने के लिए निवेदन किया गया था। तो साथियों, ये आपका जो लेटर है 15/11/2024 को छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमयुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा यह पत्र लिखा गया था। इसमें जो प्रति है माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, सांसद रायपुर छत्तीसगढ़। विषय है सरकारी विभागों में काम करने वाले श्रमयुक्त दर श्रमिक विभाग से सीधे वेतन प्राप्त करने वाले की समस्याओं, मांगों और अनियमित कमेटी में सदस्य बनाने के संबंध में निवेदन किया गया है। दैनिक श्रमिक के रूप में लोक निर्माण विभाग के श्री सत्यम शुक्ला जी और श्री आकाशदीप राठौर, स्वास्थ्य विभाग से श्री अजय त्रिपाठी, जल संसाधन विभाग से श्रीमती दिव्या सिंह, श्री कुलदीप नामदेव, श्री पंकज पांडे और वन विभाग से श्री राघवेंद्र द्विवेदी जी, श्री हारून मानिकपुरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री हीरालाल ध्रुव, उच्च शिक्षा एवं समस्त शासकीय महाविद्यालयन विभाग से श्री अंकित दीवान, अग्निशमन विभाग से श्री बाई स्टीफन एवं श्री राकेश सिन्हा को सदस्य बनाने की प्रार्थना। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण मध्य प्रदेश की तर्ज पर हो सकता है। सभी आदेशों की जो प्रति है इसमें संलग्न की गई है। मध्य प्रदेश में जितने भी आदेश स्थायीकरण को लेकर जारी किए गए हैं उनकी प्रति भी इसमें अटैच करके सांसद जी को उपलब्ध कराई गई थी। तो सांसद महोदय जी के द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए जो पत्र लिखे हैं, अब उसके बारे में आपको बता देता हूं। 2 पत्र जारी किए गए हैं। दोनों ही पत्रों में अलग अलग जो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है वह किया गया है। पहला जो पत्र है वह आपका 23/11/2024 को यह लिखा गया है। प्रति है माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन। विषय है सरकारी विभागों में कार्यरत श्रमयुक्त दर श्रमिकों की समस्याओं, मांगों एवं अनियमित कमेटी में सदस्य बनाने बाबत। इसमें निवेदन किया गया है कि श्री सत्यम शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमयुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा, रायपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 15/11/2024 का अवलोकन करना चाहेंगे। इन्होंने सरकारी विभाग में काम करने वाले श्रमयुक्त दर श्रमिकों जो कि विभाग से सीधे वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं और मांगों
एवं अनियमित कमेटी में सदस्य बनाने की मांग करते हुए अपनी सुझाव से अवगत कराया है। यानी कि जो सुझाव दिए गए हैं किस प्रकार से कर्मचारियों का स्थायीकरण हो सकता है, कितना वित्तीय भार शासन को आएगा, क्या ग्रेड पे रहेगा और उनको कितना वेतन सरकार को देना पड़ेगा। कृपया इनके द्वारा प्रेषित सुझावों पर विचार करते हुए समुचित कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देश करने हेतु कष्ट करेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल जी। दूसरा पत्र जारी किया गया है, ये भी आपका 23/11/2024 को ही जारी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा गया है और इसमें जो विषय है शासकीय विभागों में काम करने वाले श्रमायुक्त श्रमिकों कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों के संबंध में पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि विषय अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय विभागों में कार्यरत श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी महासंघ ने मांग की है कि श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। महासंघ के द्वारा अवगत कराया गया है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारियों को स्थायीकरण, समान काम समान वेतन, ग्रेज्युटी, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि जो सुविधाएं हैं वह प्राप्त नहीं हो रही हैं। महासंघ के द्वारा संविदा कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। कृपया छत्तीसगढ़ के शासकीय विभागों में काम करने वाले श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निराकरण करने का कष्ट करेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि जो विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारी हैं, श्रमयुक्त दर के श्रमिक हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनकी मांगों पर विचार करते हुए मांगों का निराकरण किया जाना चाहिए। जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी में सदस्य बनाने को लेकर भी पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, श्रमयुक्त दर के श्रमिक हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रमयुक्त दर के श्रमिकों की। जो सारणी उपलब्ध कराई गई है उसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के जो श्रमिक हैं उनको वर्तमान में कितना मानदेय या वेतन दिया जा रहा है और श्रम सम्मान राशि को जोड़कर कितना वेतन उनका हो रहा है, और अगर उनको स्थायीकरण किया जाता है तो जो वेतन उनको दिया जाएगा उसके बारे में भी इसमें बताया गया। साथ ही जो अंतर आ रहा है और वित्तीय भार जो शासन को आएगा उसके बारे में भी पूरी जानकारी बताई गई है। तो देख लेते हैं इसमें कितना अंतर आ रहा है और क्या वेतन कर्मचारियों को मिलेगा, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये अनुमानित बजट व्यय श्रमायुक्त दर श्रमिकों के लिए इसमें बताया गया है। योजना का नाम इसमें है माता कौशल्या योजना। सभी 57 विभाग 40 निगम मंडल आयोग के बारे में इसमें बताया गया है। अनुमानित संख्या 36,000 है और जो कर्मचारी जब से कार्य कर रहे हैं 1998 से रखे जाने वाले बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं। ये श्रेणी का नाम बताया गया है उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, और इसमें जो अनुमानित संख्या है 9,000 सभी विभागों में, मतलब सभी कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 9,000 बताई गई है। कुल 36,000 हैं, जिसमें उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल सभी को मिलाकर 36,000 कुल इनकी संख्या बताई गई है। प्राप्त श्रमायुक्त दर जो इनको दी जा रही है, उच्च कुशल को 13,158, कुशल को 12,378, अर्धकुशल को 11,598, अकुशल को 10,948। इसमें अगर 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि को जोड़ दिया जाए तो जो इनका योग होता है 3 और 4 कॉलम को इसमें मिलाकर 17,158, 16,378, 15,598, 14,948 रुपये इनको अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। अब न्यूनतम वेतन की बात करें तो इसमें 19,500 के आसपास जो उच्च कुशल के श्रमिक हैं इनको, साथ ही कुशल का 19,500, अर्धकुशल का 19,500 और अकुशल का 15,600 न्यूनतम वेतनमान है। अब इसमें वेतन का जो अंतर आ रहा है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो उच्च कुशल में 2,342, कुशल में 3,122, अर्धकुशल में 3,902 और अकुशल में 652 रुपये का जो अंतर है वह आ रहा है। कुल अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार की बात करें तो 25.29 करोड़ रुपए का उच्च कुशल
और जो कुशल है उसमें 33.71, अर्धकुशल में 42.14 और अकुशल में 7.41 करोड़ रुपए का इसमें डिफरेंस आ रहा है, जो कि कुल मिलाकर होता है 108.55 करोड़। इसमें आगे बताया गया है कि कॉलम 5 में देय राशि को काल्पनिक वेतनमान बनाकर स्थायी कर्मी कैडर घोषित किया जाए। शासन को अतिरिक्त 108.55 करोड़ रुपए का भार नहीं आएगा। भविष्य में प्रदत्त डीए और वार्षिक वेतन वृद्धि का भार आएगा। दैनिक श्रमायुक्त श्रमिक मोर्चा की ये मांग है। वर्तमान में श्रमायुक्त दर वेतन लेने वाले सन 1998 से वर्तमान तक रखे गए काम करने वाले लगभग 36,000 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी में नहीं आते हैं। इसमें यह भी बताया गया है, और ये क्यों ऐसा बोला गया इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो 36,000 दैनिक वेतन भोगी हैं, मतलब जो कर्मचारी हैं, वे दैनिक वेतन भोगी में क्यों नहीं आते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 5 मार्च 2008 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उमा देवी प्रकरण की कंडिका 5 में दैनिक वेतन भोगी एवं अनियमित नियुक्ति करने के निषेध के पश्चात समस्त विभागों में श्रमायुक्त दर श्रमिक पदनाम के साथ आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को रखा जाने लगा। 8 फरवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट निर्णय में बिना नियुक्ति पत्र वाले का नियमितीकरण निषेध किया गया है। श्रमायुक्त दर के श्रमिक बिना नियुक्ति पत्र के रखे गए हैं। तो साथ ही हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इसमें जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनको दैनिक वेतन भोगी के तौर पर नहीं रखना है, इसलिए नाम परिवर्तित करके उनको श्रमायुक्त दर श्रमिक के रूप में विभागों में रखा जाने लगा। आउटसोर्स प्लेसमेंट ठेका संविदा अंशकालीन जॉब दर मानदेय दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर नियुक्ति पत्र धारक के संबंध में ये अनुमानित बजट पत्र नहीं है, यानी कि इनका बजट पत्र अलग से बनाया जाएगा। ये केवल श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं केवल उनके बारे में बजट और जो अनुमानित वेतनमान है, न्यूनतम वेतनमान, उसके बारे में बताया गया है। तो साथियों इसमें चार्ट के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है किस प्रकार से अगर माता कौशल्या स्थायीकरण योजना के नाम से जो श्रमिक दर के श्रमिक हैं उनको अगर स्थायीकरण किया जाता है तो शासन के ऊपर कितना वित्तीय भार आएगा, कितने करोड़ का बजट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उस आदेश के बारे में जो स्थायीकरण को लेकर समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो साथियों मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण किया गया है वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत किया गया है। तो उस ऑर्डर को भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके तहत मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण किया गया है। उसी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण किया जा सकता है, कर्मचारियों का स्थायीकरण संभव है। मध्य प्रदेश में 2016 में स्थायीकरण किया गया था, उसके बाद फिर उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसको संशोधित करके 2023 में भी एक बार फिर से कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जिसके तहत मध्य प्रदेश में स्थायीकरण योजना लाकर वहां पर कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है। तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण संभव है। तो साथियों आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह ऑर्डर है और इस ऑर्डर के तहत मध्य प्रदेश में स्थायीकरण योजना लाकर स्थायी किया गया है। 2016 में भी स्थायीकरण हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2016 में जो स्थायीकरण किया गया था मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है। इसके बाद फिर 2023 में भी वहां पर स्थायीकरण किया गया था, उसका आदेश भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 को फिर से स्थायीकरण किया गया था और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण योजना लाकर स्थायी किया जा सकता है। काल्पनिक जो वेतन है वह बनाकर सरकार स्थायीकरण कर सकती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में हो चुका है, बाकी राज्यों में हो चुका है, तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो सरकार कर्मचारियों का स्थायीकरण कर सकती है, काल्पनिक वेतनमान बनाकर उनका स्थायीकरण संभव है। तो साथियों छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा इसी आदेश को आधार बनाकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण योजना की मांग शासन प्रशासन से की जा रही है, जिसको लेकर अब ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही प्रदेश के जो मुखिया हैं वे कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान लेंगे और उनका स्थायीकरण करने की कृपा करेंगे। साथियों ये पूरा आदेश, इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आप सभी आदेशों को बारीकी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें क्या कुछ लिखा है और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो फिलहाल इतना ही।
उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।